नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि रमानाथ किसी रमेश के पास नौकरी के सिलसिले में जाता है, जहां रमेश उसे नौकरी दिलाने का प्रयत्न भी करता है। अब आगे भाग 4। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज चुके थे। वो दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आना ही चाहता था। रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकल पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही पल में वो लथपथ हो गया। फिर भी वो कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ संदेश सुनाने का आनंद इस दोगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो मात्र 30 ही रुपए थी, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया कि कितनी मासिक बचत कर वो जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। यदि 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का बनेगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी नहीं उतारे। लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, अरे ये भीख कहां गए? पूरी रात कहां गायब थे? रमानाथ, अरे इसी नौकरी की चिंता में पड़ा हूं। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूं। म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक नौकरी मिल गई। जालपा ने उछल कर पूछा, सच? कितने की नौकरी है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में थोड़ा संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना थोड़ा बेइज्जती की बात थी। अब भला स्त्री के नेत्रों में छोटा कौन बनना चाहता है। बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। नौकरी आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी उच्च पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 से क्या होगा, भला 60-70 तो होते। रमानाथ, अरे मिल तो 100 रुपए की भी सकती थी, मगर यहां रौब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम रिश्वत लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, अरे नहीं प्रिय, वो नौकरी ऐसी नहीं है कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वो प्रसन्नता से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना कार्य कराने के लिए खुशामद भी करेंगे और पैसा भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई। बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम ऐसे ही कर देना। रमानाथ, हाँ वो तो करूंगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा ना? जाकर क्या हो? मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहां मेरा भी कोई हक है। रमानाथ, हाँ जाता हूं, लेकिन उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आय की तो चर्चा ही करना बेकार है। भीतर का हिसाब भी ले सकते हैं। मैं तो सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। तभी डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुशी खुशी घर में आए तथा जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो क्या भेजा है। रमा ने चटपट कैंची निकाली तथा पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। इसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर कहा, लो, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। चीज तो बहुत बढ़िया मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अरे अम्मा जी को ये क्या सूझी भला? ये तो उन्हीं का हार है। मैं तो इसे न लूंगी। अभी डाक का समय हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, अरे लौटाने की क्या आवश्यकता है? वो नाराज न होंगे? जालपा नाक सिकोड़कर बोली, मेरी बला से रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीवित रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। अरे उस समय दया न आई थी कि जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है।
मैं क्यों रोड़ा बनूं? अरे तुम कुशल से रहोगे तो मुझे आभूषण बहुत मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को ये दिखाना चाहती हूं कि जालपा तुम्हारे आभूषणों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, देखो मेरी समझ से तो तुम्हें यह हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना कष्ट होगा भाई। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ वो भी चला जाता। नहीं, मैं इसे लूंगी नहीं, और ये मेरा अंतिम निर्णय है। भला क्यों? मेरा मन। अरे तो इस मन का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रूंधे हुए स्वर से बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे प्रसन्नता से तो नहीं दे रही होंगी। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वो रोई भी हों, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। अरे देने वाले का मन देखना चाहिए। प्रेम से यदि वो मुझे एक छल्ला भी दें तो मैं दोनों हाथ से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लात से अथवा किसी को धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारियों को दिया जाता है। मैं किसी से भिक्षा न लूंगी, चाहे वो माता ही क्यों ना हो। माता के लिए जालपा का ये द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया तथा चारपाई से उठता हुआ बोला, अच्छा तो जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखाऊं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से झपट लिया और बोली, अरे वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? सिर्फ एक घर में रहने का नाता है। जब वे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। ये कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया तथा उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, देख लो ऐसी जल्दी भी क्या है, 10-5 रोज में लौटा देना, उन लोगों को भी थोड़ी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, अरे जब तक मैं इसे लौटाने दूंगी मेरे दिल को सुकून ना आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही में जाकर लौटा दो। एक पल में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। इधर महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का पता चला तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वो इतना शीघ्र चेतेगा इसकी उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी बढ़िया पद पर पहुंच जाओगे। मेरा तो यही उपदेश है कि पराये रुपयों को हराम समझना। रमा के मन में आया कि साफ कर दूं, अपना उपदेश अपने पास ही रखिए, ये मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेशर्म न था। दयानाथ ने फिर कहा, ये नौकरी तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही क्यों मिले? रमानाथ, नए आदमी को पूरी तनख्वाह कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, अरे तुम जवान आदमी हो भाई, काम से नहीं घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे रोज नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए कुछ रुपए शेष थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वो साहबी ठाठ बनाकर सारे दफ्तर पर रौब जमाना चाहता था। कोई उससे तनख्वाह तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाठ बाट देखकर डर जाएंगे। वो जानता था कि अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाठ हो। सड़क के चौकीदार का एक पैसा बहुत समझा जाता है, लेकिन वहीं अगर उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी का साहस ही नहीं होगा कि उसे 1 पैसा दिखाए। अब फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, मगर गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेष और भीख में सनातन से दोस्ती है। जब तीसरे रोज रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वो अपने कार्य का चार लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर मियाँ साहब संदूक पर रजिस्ट्री फैलाए बैठे हुए हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने कार्य की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौच हो रही है तो कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा कार्य बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई मैली दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक लगा। वो सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, अरे क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज तथा कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को आदेश दीजिए कि एक आदमी से ज्यादा मेरे सामने ना आने पाए। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज तथा कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से बैठा।
बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्छृंखलता पर मन में हंस रहे थे। समझ गए कि अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया गया। चार्ज में था ही क्या, सिर्फ आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जीन्स पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आध घंटे में अपना कार्य समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस समय जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वो 30 वर्ष से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। अब भला उसे छोड़ते हुए कष्ट क्यों ना होता। चार्ज देकर जब वो विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी नम्रता से खुश हो गए। मुस्कुराकर बोले, देखो बेटा, प्रत्येक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है। खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, लेकिन रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का अधिकार है। जो बड़े बाबू पहले थे ना, वो 25 रुपये महीना लेते थे, परंतु ये कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, अरे गंदा कार्य है, मैं तो सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है बेटा, मगर फिर इसी में आनंद आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा तथा एक चपरासी से बोला, अरे इन लोगों से कहो कि बरामदे के नीचे चले जाएं। एक एक करके नंबरवार भीतर आए, और हाँ, एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिखवा दिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था प्रसन्न होकर बोला, हाँ हाँ सरकार, ये बहुत अच्छा होगा। रमानाथ, अरे जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए। शेष लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहे। ये नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं तथा पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ हाँ बाबूजी, ये इंतजाम हो जाए तो बहुत बढ़िया हो, धब्बड़ से तो बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रौब जमाने के लिए बहुत था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी प्रसिद्धि उम्र भर में न मिलती। हाँ तो भैया, 2-4 रोज के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं जो खां साहब को सपने में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई सीमा नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, और फिर जिसमें आधा भाग चपरासियों का है। माल की तौल तथा परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वो धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। ये मौका वो क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे मित्र थे। रमेश बाबू इस नए रंगरूट की कार्य पटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोक कर बोले, वाह, कायदे के अंदर रहो, जो चाहे करो, तुम पर आज तक ना आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ रौब भी बढ़ा। सुखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान का मन होता तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। पूरे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वो ठिकरा समझता था। क्या दिल है कि वाह, और जैसा हृदय है वैसी ही जबान भी भाई। मालूम होता है नस नस में ईमानदारी भरी हुई है। बाबुओं का जब ये हाल था तो चपरासी और मुहर्रिरों का तो पूछना ही क्या। सब के सब रमा के बिना दामोदास थे। उन गरीबों की तो आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ गई थी। जहां गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रामानाथ की तूती बोलने लगी। लेकिन जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी न हुई। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के संग कजली खेलने आई, मगर जालपा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहां बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलाया, मगर जालपा ने जाने से मना किया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषणों की चर्चा न की, पर उसका एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। और इससे कहीं ज्यादा उत्तेजक वो पुराना सूची पत्र था जो एक रोज रमा कहीं से उठा लाया था।
इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में सूची पत्र को बड़े गौर से देखा करती। रमा को देखते ही वो सूची पत्र छिपा लिया करती। इस हार्दिक इच्छा को प्रकट करके वो अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के पश्चात लौटा तो देखा कि जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, अरे भाई, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई? बहुत गलती की। जालपा ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, अरे यहां अकेले पड़े पड़े तुम्हारा मन न घबराता होगा? जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं तो कहती हूं कि मैंने ठीक किया। वहां किसके चेहरे पर कालिक लगती? जालपा ताना तो नहीं देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों से उसे उत्तेजित कर दिया। गुस्से का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। यदि उन लोगों के हृदय होते तो क्या वहां जाने से इनकार न कर देते? रमा ने शर्मसार होकर कहा, अरे कालिक लगने की तो कोई बात न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का टुकड़ा नहीं है कोई। चोरी का शब्द जबान पर आते हुए रमा का दिल धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि देखकर रह गई, और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का डर था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ जैसे उसे चोरी का रहस्य मालूम है, और वो केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी स्मरण हुई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वो दृष्टि बाण की भांति उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं। मगर ये कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे खामोश क्यों हो गई? उसका खामोश हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की था लेने के लिए रमा ने जैसे डुब्बी मारी। अब भला ये कौन जानता था कि डोली से उतरते ही ये विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे आभूषणों के लिए रोती तो नहीं हूं। भाग में जो लिखा था वो हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें आभूषण नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते? इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, लेकिन इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वो उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयास करने पर भी वो 100 रुपए से अधिक न संग्रह कर पाया था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ करना पड़ता था, परंतु बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सारे उसके दुश्मन हो जाते और उसे उघाड़ने की घाते सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, ये वो भली प्रकार जानता था। वो स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की तरह वे जो कुछ खर्च करता वो सिर्फ कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 1-2 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूं जो आभूषणों पर जान देती हैं, मगर हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म तो आती ही है। रमा का मन ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी की गलती न थी कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इनकी चर्चा नहीं करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका दिल रखने के लिए ही क्या मौन के अलावा कोई दूसरा उपाय न था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी नित्य आते ही रहते हैं। अब बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका मन नहीं चाहता? कौन कैदियों की भांति अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे ये भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा कि क्या किसी सर्राफ से आभूषण उधार नहीं लिए जा सकते। कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, मगर उनसे वो ये बात कैसे कहता? कहीं वो इनकार कर दे तो? यह संभव है बहाना करके टाल दे। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना सही ना होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो बेकार में थुक्का फजीहत हो जाएगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। अचानक उसके मन में आया कि इस विषय में जालपा की राय लूं, देखूं भला वो क्या कहती है।
अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीज ले ली जाए। मैं इस अपमान तथा संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके आभूषणों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, जालपा, ओ तुमसे एक सलाह करना चाहता हूं, पूछूं? जालपा को नींद आ रही थी। आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो, सुबह उठना है भाई। रमानाथ, यदि तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लो, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना? जालपा की आंखें खुल गईं। कितना कठोर सवाल था। किसी मेहमान से पूछना कि कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो वही अर्थ है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के समक्ष रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही बताना चाहिए था कि दाम देकर आया हूं, तब वो अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना जख्म पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास भरी आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं। रमानाथ, नहीं, ये बात नहीं है। इसमें क्या नुकसान है कि किसी सर्राफ से चीजें ले लूं, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। अरे मैं कोई वैश्य नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। यदि मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहने पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को नहीं कहूंगी। अरे औरतें गहनों को इतनी भूखी भी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर आभूषण पहनने वाली कोई दूसरी होगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़े आमदनी की है। मुझे तो कोई खास बातचीत नहीं दिखाई देती। रमानाथ, नहीं, बचत तो अवश्य होती है और अच्छी होती है, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचत हो पाए तब तो सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। अब भला मुझे पहले तो पता नहीं था ना कि इतने प्रेतों की पूजा करनी पड़ेगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे आराम से। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और खामोश रहता हूं, मगर मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहां हैं? रमानाथ, अरे इसका रास्ता तो मेरे पास है। तुम ये बताओ, तुम्हें कैसा कंगन पसंद है? जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को नहीं निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वो इतनी तत्पर थी जैसे सोना आकर रखा हुआ है, सोनार बैठा हुआ है, सिर्फ डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, लेकिन रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीजें तो शायद वहां बन भी न पाए, मगर कल मैं जरा सर्राफे की सैर करूंगा। जालपा ने किताब बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। हाँ, बनेंगे बनेंगे, नहीं तो भला कौन कोई आभूषणों के बिना मारा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़ बुन में बहुत रात तक नींद ना आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। ये सुंदर स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।